प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9th ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन भारत आकार और स्थिति, इंडिया लोकेशन एंड साइज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है कि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर विविध संस्कृतियों के लोग, जाति धर्मों के लोग रहते हैं। और इतना ही नहीं, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से भी एक है। आज़ादी के पश्चात भारत ने कृषि, उद्योग, तकनीकी, शिक्षा हर क्षेत्र में अद्भुत प्रगति किया है और उसी का नतीजा है कि भारत आज विश्व गुरु बनने की राह पर है। तो हम लोग भारत की स्थिति के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि भारत की विश्व में क्या स्थिति है, ग्लोब पर भारत कहाँ है। तो इसको जानने का एक ही दो तरीका है। आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं, जो कि कक्षा 6ठी में ही आप पढ़ चुके हैं। और दूसरा कि भारत के इर्द गिर्द कौन से देश हैं और कौन से समुद्र हैं या महासागर हैं। तो भारत की विश्व में स्थिति या ग्लोब पर स्थिति की बात करेंगे तो आपको पता है कि जो 0 डिग्री की रेखा ग्लोब पर होती है, जो ग्लोब के बीचों बीच खींची जाती है, उसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके उत्तरी हिस्से को यानी 0 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव तक के क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और 0 डिग्री से लेकर दक्षिणी पोल तक, दक्षिणी ध्रुव तक के क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, यानी लगभग 30 अक्षांश ये फैला हुआ है। और देशांतरी विस्तार इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, यानी इसका भी आप अंतर देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री देशांतर तक ये फैला हुआ है। और कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा आपको पता होगा कि 23.5 डिग्री के अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश को 23 डिग्री एंड हाफ मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। यह भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जबकि दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है। तो यह क्रमशः बंगाल और अरब सागर में स्थित है। आपको जानकारी के लिए बताया गया है कि भारतीय संघ राज्य का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और यह इंदिरा पॉइंट सन 2004 में सुनामी आया था और उसी सुनामी की लहरों में यह समुद्र में जलमग्न होकर डूब गया। तो आपको यहाँ यह भी पता होना चाहिए कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कहते हैं, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, क्या होगा? तो सबसे उत्तरी बिंदु भारत का इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल है। और इसका सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि भारत के मुख्य भूभाग का है
वह है कन्याकुमारी। वह है कन्याकुमारी। और इसका सबसे पूर्वी बिंदु जो कि निर्विवाद है वह है चांगलांग। चांगलांग है। वैसे एक और क्षेत्र है जो कि विवादित है, उसको भी सबसे पूर्वी बिंदु मानते हैं, लेकिन सबसे पूर्वी बिंदु जो कि निर्विवाद है वो है चांगलांग। और इसका सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है। सर क्रीक है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग भारत के आकार की बात करेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। सभी बच्चे कक्षा 6ठी में ही इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.88 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो प्रश्न उठता है कि जो 6 इससे बड़े देश हैं वो कौन से हैं। तो सबसे बड़ा देश जो विश्व में है वो रूस है, पहला। दूसरा कनाडा है। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथा चीन है। 5वां ब्राज़ील है। 6ठा ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पर आपका देश भारत है। और भारत की स्थल सीमा की हम लोग बात करेंगे तो इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तटरेखा की लंबाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ यदि मिला दिया जाए तो समुद्री तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर आपका हिमालय पर्वत है, महान हिमालय पर्वत है। और इसका जो दक्षिणी भूभाग है उसका उत्तरी हिस्सा, जिसको दक्कन का पठार आप कहते हैं, वो काफ़ी चौड़ा है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर ये सकरा होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर है तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अब आप इस बात को ध्यान से देखिए कि भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। और फिर भी यह पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो गुजरात के ये पहली बात होगी। दूसरी बात, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए 82.5 डिग्री और 30 मिनट पूर्व के देशांतर को भारत का यामोत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी स्टैंडर्ड देशांतर माना गया है, जो कि आपके पड़ोसी जिले मिर्जापुर के बीच से होकर गुजरता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब प्रश्न क्या है, इसको भी समझना जरूरी है कि 82.5 डिग्री पूर्व के देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर क्यों माना गया। तो सिंपल सी बात है कि भारत का देशांतरी विस्तार 30 डिग्री का है। तो पूर्व में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, चांगलांग में होगा। और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा, गुजरात में होगा। सरक्रीक जो जगह है, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, वहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक का समय है उसमें बहुत सारी स्थानीय भिन्नताएं हो जाएंगी। कहीं सूर्योदय पहले हो रहा है, कहीं सूर्योदय बाद में हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में
पूरे देश में एक ही समय हो, इसलिए जो भारत के बीचों बीच का देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्व का देशांतर, उसको भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। इसका अर्थ एक और हुआ कि भारत के 82.5 डिग्री पूर्व के देशांतर पर जब दोपहर का सूर्य सीधा चमकेगा तो उसे उस जगह, यानी किस जगह, 82.5 डिग्री पूर्व के देशांतर पर जितने भी स्थान आते हैं, जैसे वो ये इलाहाबाद से भी गुजरती है, तो इलाहाबाद का जो स्थानीय समय होगा दिन के, जब वहाँ 12 बजेंगे तो वह वहाँ का स्थानीय समय होगा, तो वहाँ के स्थानीय समय को पूरे देश के लिए मानक समय भी मान लिया जाता है कि पूरे देश में दिन का 12 बज गया है। तो इस तरह से जो समय का अंतर है वह पूरे देश में मिट जाएगा। दूसरा प्रश्न, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों होता है? यानी कि कन्याकुमारी, जिसको केप कमोरिन भी कहा जाता है, जो कि भारत का जो मुख्य भूभाग है उसके दक्षिणी छोर पर है, सबसे दक्षिणी बिंदु है वो। तो कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में बहुत कम अंतर होगा, यानी कि दिन और रात लगभग बराबर होगा। लेकिन जैसे जैसे जो है कि हम उत्तर की ओर कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है, यानी किसी ऋतु में दिन बहुत बड़ा होगा तो रातें बहुत छोटी होंगी, और रातें बहुत बड़ी हैं तो दिन बहुत छोटा होगा। तो ये क्यों है? तो इसका उत्तर ये है कि विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है और कन्याकुमारी विषुवत रेखा के लगभग पास ही है, 0 डिग्री है तो 8 डिग्री 4 मिनट पर ये है, तो यह विषुवत रेखा के पास है। इसलिए यहाँ पर जो है कि दिन और रात की अवधि में अंतर कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे दिन और रात की अवधि में भी अंतर बढ़ता जाता है। इसलिए कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में अंतर कम होता है, और जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर यानी उत्तर की ओर कश्मीर तक बढ़ेंगे तो वहां पर दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाएगा। अब हम लोग अगली टॉपिक पर आते हैं, भारत तथा विश्व। बच्चों, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, यह भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, और इसी केंद्रीय स्थिति के कारण से भारत पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे जो महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों के साथ प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध स्थापित कर पाया है, और इस व्यापारिक संबंध के कारण भारत विश्व के दूसरे हिस्सों से भी जुड़ा रहा है। तो हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। बच्चों, अब इस मानचित्र पर देखिए, ये स्वेज नहर है जो कि लाल सागर को, यह लाल सागर उसको भूमध्य सागर से जोड़ती है। एक जानकारी के लिए इसमें आपको जानना है कि 1869 में स्वेज नहर जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, स्वेज नहर बन जाने के कारण से, खुल जाने के कारण से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। यानी इससे पहले 1869 से पहले लोगों को यदि भारत से
यूरोप जाना था तो 7,000 किलोमीटर और अधिक घूम करके ही यूरोप पहुंच सकते थे। तो यह भी बहुत अच्छी चीज़ है कि स्वेज नहर बन गई और अब लोग आसानी से यूरोप बहुत कम समय में जाने लगे। भारत का विश्व के देशों के साथ जो संपर्क है वो युगों पुराना है, क्योंकि हमने पहले बताया आपको कि भारत की केंद्रीय स्थिति है हिंद महासागर में। और इस तरह से जो भारत है, वैसे तो यदि पहले देखा जाए तो भारत समुद्री रास्ते से पश्चिम एशिया हो या अफ्रीका हो या यूरोपीय देश हो, उन देशों से समुद्री रास्तों से नहीं जुड़ा था, स्थल मार्गों से जुड़ा था, क्योंकि समुद्री रास्तों की खोज तो बाद में हुई थी। लेकिन जो भी प्राचीन मार्ग पहले थे, स्थल मार्ग थे, उनसे भारत का दूसरे देशों के साथ न सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और विचारों का भी आदान प्रदान होता था। और आप देखेंगे कि इसी प्रकार से उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली, ये सारी चीज़ें जो है, जो ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, विचारों की बात है, ये सारी चीज़ें जो है भारत से विश्व के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच गई। और वस्तुओं की बात की जाए तो मसाले, मलमल के कपड़े, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप इतिहास में पढ़ते हैं, उनका व्यापार भी जो है व्यापारी भारत से करते थे। और उसके बदले जो है यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव भी हमारे देश में देखा गया, यानी वो चीज़ें जो है हमारे देश में आई। अब हम लोग कुछ ज्ञात करने के लिए दिया गया है, जो कि आपको ज्ञात करना है और ज्ञात करके मतलब इसको देख करके नक्शे में फिर लिखना है, इसका उत्तर लिखना है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, पहला। दूसरा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं छोटा राज्य कौन सा है, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मानचित्र देखकर देना है। अब हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की भी बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में आज के डेट में आपके किताब में तो 29 स्टेट्स एंड 7 टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, लेकिन अभी इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। अब हमारे देश में 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपके किताब के अनुसार जो 29वां राज्य था वो तेलंगाना था, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद अब एक राज्य घट गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया, यानी स्टेट जो है 28 हो गए और केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 हो गए। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, आप नक्शे पर ध्यान दीजिए, ये उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर जो है कि आएंगे उत्तर और उत्तर पूर्व में तो नेपाल की बात करेंगे, तिब्बत, चीन, भूटान, ये सब आपके उत्तर और उत्तर पूर्व के पड़ोसी हैं। पूर्व में जो है कि म्यांमार है और बांग्लादेश है। इसके बाद जो है कि आपके देश का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें 2 महासागर दिए गए हैं और दोनों महासागरों में आप देखेंगे तो दक्षिण में भी हमारा पड़ोसी है, एक श्रीलंका है और दूसरा जो है मालदीव भी
आपका पड़ोसी है। इसको भी आप नक्शे पर देख सकते हैं। ये जो है कि मालदीव है और ये है श्रीलंका, जो कि दक्षिण का पड़ोसी है। तो बच्चों, यह अध्याय भारत के लिए एक सामान्य परिचय था, भारत के बारे में एक सामान्य परिचय था। इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर आप सभी बच्चे अच्छे से करेंगे, और यदि कोई दिक्कत या परेशानी आती है, आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ करके उसका जवाब पा सकते हैं। और फिर हम लोग अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।